नमस्कार दोस्तों। एक जो बात उठाई मैंने कि 2009 में सरकार 70% पेंशन बहाल करने के लिए मतलब तैयार हो गई थी। उसके बाद में भी पे कमीशन को रोका गया, रिफ्यूज किया गया 1 साल तक। इसके बाद में इस वीडियो में बहुत बड़े लेवल पर तो हल्ला मचा ही मचा, छोटे लेवल पे भी हल्ला मचा। और छोटे लेवल पे इस तरह का हल्ला मचा कि जिनकी दुकानदारी पिछले सालों से चल रही है कोर्ट कचहरी के नाम से, तो उनको सताने लग गया डर कि ये आगे दुकानदारी नहीं चलेगी। जैसे कि उदाहरण है एक्स ग्रुप की जो विसंगति है, उसके लिए दीवान सिंह ने 40 लाख रुपया इकट्ठा किया, पर क्या हुआ ना आज उस 40 लाख का पता ना कुछ और पता, जबकि केस पहले चल रहा था। आज बहुत ही सम्मानित दीवान सिंह ने पहली बार दिमाग की बात करी और मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिस चीज़ को हमने उठाया है वो एक दिन में क्लियर नहीं होगी। उसके लिए और ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा और ज़्यादा आप लोगों तक पूछने की कोशिश करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में 2009 में था क्या। तो दीवान सिंह ने आज मेरे से पूछा कि आप 6 पे कमीशन का वो पैराग्राफ दिखाओ जिसके अंदर सरकार 70% देने के लिए तैयार हो गई थी। बहुत बढ़िया सवाल है, इसका मैं जवाब भी दूंगा। क्यों दूंगा मैं जवाब दीवान जी? मैं आपके लिए नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम है कि आपकी जो बुद्धि का स्तर है वो कितने बड़े लेवल पे। हमने जो कुछ सीखा हमने ग्राउंड से सीखा, हमने सड़क के ऊपर चप्पल घिसाई है, आंदोलन करे हैं, संघर्ष किया, उनसे सीखा, न कि एक कमरे में बैठ के किया। पर इस सवाल का मैं दूंगा। आपके 3 सवाल हैं मेन। आपका पहला सवाल छठे वेतन आयोग 2006 में आया तो सबका ने उस समय इसका विरोध क्यों नहीं किया? पहला सवाल तो ये हो गया। तो पहले सवाल का साथ के साथ में जवाब दे देता हूं। 2006 में छठा वेतन आयोग नहीं आया। छठा केंद्रीय वेतन आयोग 5 अक्टूबर 2006 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुलाया गया और 24 मार्च 2008 को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को अपनी रिपोर्ट सौंपी और 29 अगस्त 2008 को सरकार ने छठा केंद्रीय वेतन आयोग को लागू कर दिया। पर 27/9/2008 तक सेनाओं ने छठा वेतन आयोग से वेतन नहीं उठाया। पुराने वोचर से ही पूरी सेना ने वेतन उठाया। क्लियर होगी यह बात? अब दूसरा सवाल आपका था इसके अंदर, मैं और भी बताऊंगा आपको दीवान सिंह कि OROP का नोटिफिकेशन आया तो उसके मंजूर क्यों किया गया और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने मेजर जनरल सतवीर का साथ क्यों दिया? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप लोगों ने दिया मेजर जनरल सतवीर का साथ। आपके जो अध्यक्ष हैं गुरचरण सिंह सिद्धू, उसकी भी मैंने पता है बुद्धि का स्तर कितना है। आप लोगों ने दिया मेजर जनरल सतवीर का साथ। आप पहले मोहन रंगन भी आपकी कमेटी का, जिसने ये संस्था बनाई थी आपकी, वो आपके साथ ही था। तो आप लोगों ने बिछाई दरी कुर्सी कहाँ पे? वहाँ पे। अब रह गया कि सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? ये आप जैसे आदमी कह सकते हैं। उस समय 2 धरने प्रदर्शन चले थे 2015 में। उसके साथ में जो टेंट लगाया था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने लगाया था और 11 दिन की भूख हड़ताल पर नायक हरपाल बैठा था। अब याद आई या नहीं आई? ना तो उस समय इन्होंने समर्थन किया वन रैंक ऑन पेंशन का और ना आज करा। हाँ, उनके 11 दिन के भूख हड़ताल की वजह से जो जवानों को 900 रुपये से 1900 रुपये का फायदा होया, वो सिर्फ होया जो 11 दिन की भूख हड़ताल करी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने। ये पहले भी कागज लागू हो चुके हैं और पहले भी नोटिफिकेशन निकला, नोटिफिकेशन बाद में वापस कैंसिल होया और जवानों को ये लगा। जहां तक जेसीओ रैंक की आप बात कर रहे हो, सेकंड वन रैंक ऑन पेंशन में 298 रुपये जो मिले, उस समय उनको पहले ही जीरो थी, पहले ही जीरो थी। ये हो गया आपका क्लियर। दूसरी बात आप कह रहे हो
जब 2009 में 70% बहाल कर रही थी सरकार, तो उस समय सबका सैनिक संघर्ष कमेटी चुप क्यों रही? वो 2006 में क्यों नहीं उठी? अरे यार, जब वे सिक्स पे कमीशन लागू ही 2008 में हुआ, तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी कौन है? उसका जन्म ही 2009 में हुआ, जब ये 70% की बातें बाहर निकली और नायक हरपाल तक ये पूछी। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी में जो पहला सदस्य उठने वाला है वो नायक रैंक का एक हरपाल जी है, और वो वहां से 2-4 आदमियों को लेकर दिल्ली आया। पर उस समय आप कहां थे? उस समय आप कहां थे? साथ नहीं मिला, क्योंकि संख्या बल का बहुत महत्व होता है, तो साथ नहीं मिला नायक हरपाल को। अब कहोगे जो हमारे बहुत ही सीनियर सम्मानित हैं, सूबेदार प्रगट साहब, सूबेदार प्रगट साहब तो नायक हरपाल के साथ में 3 या 4 साल के बाद में जुड़े। पर मैन जो बंदा है सबका कमेटी को यहां तक पहुंचाने में या जागरूक करने में, जो देश में इतने आंदोलन कर लिए, उसने भूख हड़ताल कर ली, और वही एक शख्स है जिसने 2015 में मेजर जनरल सतवीर का जब 1 रैंक 1 पेंशन का धरना चल रहा था, उसके साथ में अपना टेंट लगा था और 11 दिन की भूख हड़ताल पे बैठा। दूसरा सवाल का ये जवाब हो गया। अब मेरा जो सवाल है, पहले मेरा सवाल नहीं, जो मैंने आपने कहा कि कपिल भाई आपने 7 पे कमीशन, वो सॉरी भाई 6 पे कमीशन, में बार बार मैं बोल देता हूँ 7 पे कमीशन, क्योंकि अब 2024 में चल रहे हम। आप कह रहे हो कि कपिल ने कहा कि पे कमीशन में 70% मंजूर कर लिया। बिल्कुल गलत। मैंने क्या कहा कि 2006 से पहले वाले जितने भी सैनिक हैं 1973 से और 2006 तक उनकी जो पेंशन जो 70% लेते थे वो 30% की गई। यहां आप जवाब नहीं दे सके। आप ये भी नहीं बता सके कि 50% ले रहे थे या 30% ले रहे थे, क्योंकि 1973 में जो क्वालिफिकेशन सर्विस की वो 33 साल करी। जो 33 साल करेगा उसको 50% पेंशन मिलेगी। पर जिसने 15 साल की नौकरी करी, किसी ने 17 साल की करी, जिन्होंने कलर नहीं करी, तो उनकी पेंशन 33 अगर किसी ने 17 साल 18 साल करी है तो 33/18 होगी, तो उसकी पेंशन 33-34% होगी। कम से कम 30% पेंशन जो 15 साल का आके आया। ये बात होगी आपकी क्लियर। दूसरी बात, आपने ये भी नहीं बताया कि जो 2006 में जो रिटायरमेंट आया सैनिक, उसकी पेंशन कितनी थी? 6 पे कमीशन में तो होगी 50%। 6 पे कमीशन में ही मिनिमम पेंशन 50% की गई थी, पर वो लागू हुआ कब? 2009 में। पर जो जनवरी 2006 में रिटायरमेंट आया वो कितनी पेंशन, कितने प्रतिशत ले रहा था बताओगे? 2006 में जो सिपाही पेंशन आया 17 साल का 4046 रुपये, 2009 में उसकी बढ़कर 430 में 4971 हुई, 568 सर्कुलर नंबर में हुई 5125 रुपये, और OROP में होगी 6665 रुपये। आपने अपने वीडियो में सिर्फ ये बताना था कि 430 सर्कुलर क्या है, तो बात समझ में आ जाती पूरे देश के। 501 में क्या और 502 में क्या, और किन सैनिकों के लिए है? क्या 2006 से पहले वालों के लिए है? तो बात समझ में आ जाती। दूसरी बात, 568 निकला 2016 में, 568 2016 में निकला, तो उसके अंदर जो बेनिफिट मिला 3 लाख से ज्यादा का एरियर मिला, आपको भी एरियर मिला उसमें। तो वो एरियर 2006 से पहले वालों को क्यों मिला, 2006 के बाद रिटायरमेंट वालों को क्यों नहीं मिला? ये बताओ। आपने ये भी बताना था साथ की साथ में कि 2016 तक जिनकी पेंशन 73 में या 80 में या 86 में या 90 में सिर्फ 30% या 32% 34% थी, उनकी 2016 में 568 सर्कुलर से 50% हुई। ये एरियर तो आपको भी मिला होगा। उसके बाद में 1 रैंक 1 पेंशन का सर्कुलर आया, उसमें भी एरियर मिला, पर 2006 से पहले वालों को 2 में एरियर मिला। वो किस चीज का, ये भी आपने नहीं बताई, जबकि आपको ये बतानी थी। अपने आप ही साफ हो जाती सारी बात। मैं आपसे इतने दरखास्त करता हूं, वैसे आप में बुद्धि है नहीं, उस लेवल की बुद्धि नहीं है, क्योंकि आपके
जो अध्यक्ष हैं गुरुचरण सिद्धू, उसमें भी बुद्धि नहीं है और आप में भी बुद्धि नहीं है। अब आपका प्रश्न आता है कि पैराग्राफ दिखाओ। मैंने जो कहा, आपने ये नहीं बताया कि एक साल तक 2000 29 अगस्त 2008 को छठा वेतन आयोग लागू हो जाता है और 27/9/2008 तक सेनाओं में यह लागू नहीं होता, अस्वीकार करते हैं। तो एक साल तक पे कमीशन क्यों रोके रखा? तो यह आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। पहला तो आपका यही होना कि हाँ रोके रखा, और क्यों रोके रखा ये होना। छठे वेतन आयोग में 50% पेंशन कर दी गई। पहली बात तो ये, छठे वेतन आयोग में जो सिफारिश करी गई वो करी गई 50% पेंशन, और डायरेक्ट जैसे ही रिटायरमेंट होता है कोई भी सैनिक, उसकी डायरेक्ट एंट्री अर्धसैनिक बलों में चला जाए, पैरामिलिट्री में चला जाए। ये दो चीज। उसके बाद में मैं क्या कहता हूं कि उस समय जो एडमिरल सुरेश मेहता साहब और सेना अध्यक्ष जनरल दीपक कपूर, जिसका आदर्श सोसाइटी घोटाला मानते हैं ना, कांग्रेस राज में हुआ था आदर्श सोसाइटी घोटाला, तो उनमें सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा हुआ है जनरल दीपक कपूर जी का। तो उस समय ये कैबिनेट सचिव से मिलते हैं, चंद्रशेखर जी से, और ये वहां पर अपनी मांग रखते हैं कि हम ये पेंशन जो वेतन आयोग आया है हम इसको अस्वीकार करते हैं। आप कहते हो जो अखबारों में आई हुई है वो झूठ है और आप सच हो, जबकि जो अखबारों में आई हुई है वो इंग्लिश के टॉप अखबार हैं, इंडिया में ही नहीं, अगर भारत देशों में भी पढ़े जाते हैं। इंडिया टुडे, इकोनॉमिक्स टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, नाउ टाइम्स, ये अखबार कोई आप मामूली चीज बता रहे हो कि ये झूठ छाप देते हैं अखबारों में, तो ऐसे आ जाते हैं। झूठ आप बोलते हैं, अखबार कभी झूठ नहीं बोलता। आज की जो मीडिया है वो अलग मीडिया है, वो गोदी मीडिया है, उस समय की नहीं था। अखबार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। मीडिया ही बताती है कि अंदर खाते क्या बात चल रही है और बाहर क्या चल रही है। अब सुनो दूसरी बात, 6 पे कमीशन में सिफारिश की गई, अपने अपने विभाग सब अपनी अपनी डिमांड रखते हैं। उसमें सबसे पहले जो डिमांड रखी गई वो डिमांड रखी गई कि हमारी जो 1973 में जो पेंशन थी 70%, उसको बहाल किया जाए। ये पहला पॉइंट था उसके अंदर। आई समझ में? अब क्या होता है कि सरकार सभी के लिए, चाहे सिविल वाले हैं चाहे कोई भी है, उनके लिए सिर्फ क्या करती है, 30 से बढ़ाकर 50 कर देती है 2006 से पहले वालों की। अब मांग थी 70% की, उस 70% के लिए इस पे कमीशन को रोक दिया जाता है। नाम कहां पे था? 70% का जवानों को भला करने के उस पे। और जब कैबिनेट चंद्रशेखर से वार्ता होती है तो वहां बात रखते हैं एडमिरल सुरेश मेहता और सेना अध्यक्ष दीपक कपूर कि 70,000 अधिकारी नाराज चल रही। अगर हमारी 3 डिमांड हैं उनको मान लिया जाएगा तो 450 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, और तीनों मांगे मान ली गई। नाम कहां था? 70% की सिफारिश की गई, और 70% को मंजूर, मतलब सरकार ने हां भर ली कि हम 70% देंगे। पे कमीशन के बाद की बात है जो 1 साल तक रोक के रखा। और चंद्रशेखर जी ने कहा कि जैसे ही मनमोहन साहब विदेश से यहां आ जाएंगे, इसके ऊपर सहमति बन गई है, आते ही घोषणा हो जाएगी। ये चीजें होती हैं मौखिक से, और ये अखबार वाले जो छापते हैं ना, ये मामूली चीजें नहीं होती, ये कटघरे में खड़े हो जाए। अब वो 3 डिमांड क्या थी
ना तो आप ये बता सके, आपको चैलेंज है, ना आप ये बता सके कि 1 साल तक पे कमीशन क्यों रोके रखा, क्या डिमांड थी, क्या चीज थी। वो तो एक स्वाभाविक तौर पे आपने नॉर्मल चीज में भी बतानी चाहिए कि भी 1 साल तक क्यों पे कमीशन रोक के रखा। 7 पे कमीशन भी रोका था, आपको मालूम हो तो, 1 साल तक अलाउंस 2.81 के लिए, जिसको आप खारिज करते रहते हो। पर अब आप यहां पर रहे हो कि 2.81 हुआ 7 पे कमीशन में। अब मैं वो खबर, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये चीजें एक बार नहीं जाएंगी। अगर दीवान जैसे व्यक्ति ये पूछते रहेंगे तो हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है कि हम उन तक उनके प्रश्नों का जवाब दें सहनशीलता में, और थोड़ी बहुत ऊपर नीचे शब्द तो हो ही जाते हैं, इससे कोई वो नहीं है। कि दीवान जैसे व्यक्तियों ने हर चीज को रोका है, क्योंकि दीवान जैसे व्यक्ति कभी भी जवानों को इतना जागरूक करेंगे ही नहीं। जबकि ये कहता है कि मैं पिछले कई साल से सैनिक समाज में, एक व्यक्ति वो बता दो जिससे इसकी जानकारी से किसी को ज्ञान हुआ हो, एक हमारे। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जो बाहर दुकानें खुली हुई हैं 10-11 साल से, कि सिपाही की पेंशन कम है, मेरे को पैसा दो, मैं कोर्ट कचहरी से आप लोगों को इंसाफ दिलाऊंगा, और ये 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया ये साल में 1.5 साल में कमा लेते। अब ये किसी को जवाब देते नहीं, और वहां पे किसी वकील को ये 2-3 लाख रुपया देते हैं, और वो केस चलता रहता है, वो खारिज हो जाता है। और जो पैसा देने वाले हैं, अब वो कब तक इंतजार करेंगे? 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 15 साल ये कहते रहते हैं केस चल रहा है। आधे टिकट कटवा लेते हैं ऊपर की, आधे इनका नंबर भूल जाते हैं, आधे ये सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं 5,000 रुपये थे दिए थे, अब क्या बात, वो संतुष्टि कर ले। कोई भी अखबार है ना दीवान सिंह, आपसे तो सच ही बोलते हैं। और जिन अखबारों की मैं बात कर रहा हूं वो इंडिया के टॉप हैं, जिनको अमेरिका के प्रधानमंत्री से लेकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री तक पढ़ते होंगे कि आज भारत देश में क्या हो रहा है। तो आपने तो 1 मिनट लगी बैठे बैठे, पर मेरा वही जवाब है। तो मैं आप लोगों को वो खबर से फिर पढ़ाना चाहता हूं। और भाई मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में भी अखबारों के लिंक डाले थे, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी, टेलीग्राम का भी लिंक डाला था। टेलीग्राम कोई मामूली अखबार नहीं है, बहुत भारी चीजें हैं जिनको ज्ञान ही नहीं। क्योंकि 2009 में तो ना फोन था ना नेट था यार, बिजली आती नहीं थी। तो दीवान सिंह ने ही फोन जाके 2017-18 में लिया है, तो इसको कहां से ज्ञान हो सकता है? क्योंकि 2017 में इन्होंने मनमोहन रंगन की सोसाइटी पे कब्जा किया, उसकी सोसाइटी को छीना इन्होंने सब ने बैठ के। और मनमोहन एक तमिलनाडु का पूर्व सैनिक था, उसकी बेइज्जती करके इन्होंने भगाया। वो इंसान आज भी पूर्व सैनिकों के लिए जैसा भी हो रहा है वो लड़ रहा है। दूसरी बात ये दीवान सिंह कह रहे कि कपिल भाई अब आंदोलन ये है वो है। कपिल भाई ने तो पहले बोला था कि अगस्त 2022 में गांव डकोली जिला बागपत कि मैं इस आंदोलन के साथ में हूं, जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं इस आंदोलन के साथ में हूं। अगले आंदोलन के साथ में मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरी परिस्थितियां नहीं है, ना मेरे पास में समय। और इस आंदोलन के में मैं साथ था, अगले किसी आंदोलन के साथ में नहीं हूं। पर जितना मेरे से सोशल मीडिया से हो सके, घर में बैठे हैं, अगर सबका कमेटी कोई आंदोलन करती है तो मैं उनके लिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगा। पर मैं आंदोलन का हिस्सा अब नहीं हूं, क्योंकि मेरा पहले से ही ये था कमेंट कि मैं अपना समय निकाल के जैसा भी मैंने दिया वैसे मैंने दिया। और दीवान सिंह हाथ अपना ऊपर है, ना किसी 35 लाख पूर्व सैनिकों में से किसी बहन बेटी किसी बुजुर्ग का 1 रुपया खाया। हाँ, ज्ञान पूछाया, सब कुछ पूछाया, और आज आपको फिर ज्ञान दे रहा हूं। थोड़े से लंबे बनते हैं भाई वीडियो, इसका कसूर नहीं, मेरा कसूर नहीं, क्योंकि लाइव में चल रहा हूं। 27/9/2008 27/9/2008 फोरस प्रोटेस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हाइगर पे बिजनेस स्टैंडर्ड। सिर्फ एक ही अखबार को पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे अखबारों के मैंने लिंक डाले हैं, सभी अखबारों में आई हुई थी। तो एक अखबार झूठा हो सकता है दीवान सिंह जी, सारे अखबार झूठ नहीं लिख सकते। हम एक की तो मान सकते हो कि एक ने ये झूठी खबर लिखी होगी, पर यार हर एक अखबार अपना अपना उनका
मतलब मालिक है, अलग अलग उनके स्टाइल हैं, अखबारों की अलग अलग फेस है, अलग अलग रंग है, ढंग है। जैसे आपका और मेरा चेहरा नहीं मिलता, आपका और मेरा नाम नहीं मिलता, आपका और मेरा रैंक नहीं मिलता, वैसे अखबार भी होते हैं, पर सभी अखबारोों में आ रहे हैं तो कॉमन सी बात है, ये सच है। और सच है क्योंकि 2009 में इसके लिए सबका कमेटी चली थी और सबका कमेटी इसी 70% के लिए उठी थी। सेनाएं विरोध करती हैं, अधिक वेतन लेने से इनकार करती है। बिजनेस स्टैंडर्ड 27/9/2008, वे अधिकारियों से संबंधित अपनी मांगे खारिज किए जाने से नाराज हैं। सरकार को सदमे में डालने वाले एक कदम में रक्षा सेवाएं एक सार्वजनिक विरोध के बराबर पूछ गई है और उन्होंने अपने संशोधित वेतन बिल रक्षा मंत्रालय के लेखा कार्यालय में जमा नहीं किए। इस प्रकार छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से स्थगित कर दिया गया। मौजूदा विसंगतियां, रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, सशस्त्र बलों ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना के अनुसार अपने वेतन वाउचर नहीं बढ़ाए और पुराने वेतनमान के अनुसार बिल जमा किए। हालांकि सरकार ने कल संवैधानिक रूप से जवानों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर 70% विस्तारित पेंशन भार बहाल करने की सेवाओं की मांग को स्वीकार कर लिया। जब एडमिरल सुरेश मेहता जी और सेना अध्यक्ष दीपक कपूर जी मनमोहन प्रधानमंत्री के कैबिनेट सचिव चंद्रशेखर से मिलने जाते हैं और विरोध दर्ज करवाते हैं, और पहले वही मांग उठा रहे थे 70% की, पर पे कमीशन में था 50%। वो इसके लिए सहमति जता देते हैं। कौन? कैबिनेट चंद्रशेखर जी, कि जैसे ही प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आएंगे और ये मांग हमने मान ली, हमारी बात हो गई उनसे। आयोग ने सिफारिश, अब सुन ले, आयोग ने सिफारिश की थी कि जवानों को 50% पेंशनरी वेंटेज दिया जाए। बात होगी कि छठे वेतन ने 50% की सिफारिश की थी, पर उसके बाद में वेतन आयोग को रोक दिया गया, अस्वीकार कर लिया गया। उसके बाद में ये मीटिंग होती है, ये आगे सुन। और अर्धसैनिक और केंद्रीय पुलिस बलों में पार्श्व प्रवेश का विकल्प दिया जाए। सशस्त्र बल चाहते हैं कि 50% पेंशनरी वेंटेज लागू होने से पहले पार्श्व प्रवेश योजना को मंजूरी दी जाए और लागू किया जाए। सशस्त्र बल के अधिकारी ने कहा, हमने पुराने वेतनमान के तहत वेतन स्वीकार कर लिया है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 1 अक्टूबर को अमेरिका दौरे से लौटने के तुरंत बाद सरकार हमारी सभी मांगों पर त्वरित निर्णय लेगी। रक्षा मंत्री AK एंटनी और तीनों सेनाओं के प्रमुख पहले ही आयोग की अधिसूचना से जुड़े 4 मुख्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल सुरेश मेहता और सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर ने कल कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर और PMO प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें नौकरशाही द्वारा उनकी मांगों का समर्थन नहीं मिलने पर 70,000 अधिकारियों के बीच गुस्से से अवगत करवाया। उन्होंने देश के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व से उनकी मांगों पर निर्णय लेने और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान होने तक आयोग की अधिसूचना को स्थगित रखने का भी अनुरोध किया। एक अधिकारी ने कहा, अगर सरकार सशस्त्र बलों की 4 मांगे मान लेती है तो यह सालाना 450 करोड़ रुपये से भी कम का मामला है, जो सरकारी खजाने पर बहुत बड़ा बोझ नहीं है। सशस्त्र बलों की अन्य मांगों में नौसेना, वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल और उनके समकक्षों को वेतन बैंड 3 के बजाय वेतन बैंड 4 के तहत रखना, कैप्टन से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के अधिकारियों को उनके नागरिक समकक्षों के बराबर ग्रेड वेतन देना शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरलों को अर्धसैनिक और पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में उच्च प्रशासनिक ग्रेड HAG प्लस वेतनमान में रखना। वेतन आयोग की विसंगतियों के बारे में सरकार को अवगत कराने के बाद सेवाओं को उम्मीद थी कि सरकार उनकी सिफारिशों को स्वीकार कर लेगी। इसके बजाय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि प्रस्ताव को खारिज भी नहीं किया गया। वास्तव में इसका मतलब यह होगा कि 5 मिलियन से अलग। आई समझ में दीवान सिंह जी? छोटी सी और बात समझा देता हूं। छठे वेतन आयोग सभी डिपार्टमेंटों से उनकी वो क्या कहते हैं कि अपने अपने लेके आओ अपने अपने कर्मचारियों की डिमांड। तो उसमें सेनाएं डिमांड रखती हैं 70% पेंशन बहाल करने की, और छठे वेतन में 50% पेंशन बहाल कर दी जाती है। अब जो 70% की डिमांड थी
उसको आगे करके और इस छठे वेतन आयोग को अस्वीकार कर देते हैं एडमिरल सुरेश मेहता जी। आगे यहां तक बात। अब सरकार ने जो उसके पास में प्रपोजल पहले से आया हुआ था कि 70% की इनकी मांग है, इसलिए इन्होंने पे कमीशन को अस्वीकार कर दिया। तो कैबिनेट चंद्रशेखर जी माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन से बात करते हैं और उनसे विचार विमर्श करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा 2009 में कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं था। कहीं तू ये सोच रहा है, ये हर जगह उछला था। हिंदी के अखबारों में देखो, न्यूज चैनलों में देखो, हर जगह आया था कि सेनाओं ने वेतन आयोग लेने से इनकार कर दिया। अब मनमोहन सरकार ने 70% की हां भर ली। अब फंस गई। फिर बात यहां से शुरू होती है कि यार जो मांग दी थी वो तो 70% की होगी, और जो हमारी मांग थी, क्योंकि इसमें डिमांड लिखी है बिजनेस स्टैंडर्ड में कि जो 70,000 सेना अधिकारी नाराज चल रहे थे, जो इस अखबार के अनुसार जो इन्होंने बोला, अब उनकी तो मांग लिखी नहीं गई। उस समय ये मीटिंग होती है कि 70% छोड़ो, जो दे दिया तुमने दे दिया 50%, 50% के साथ में तुम पैरामिलिट्री में इनकी एंट्री शुरू करवा दो, और जो हमारी मांगे हैं 4 उनको पहले मंजूर कर दो, और मंजूर कर दी। अब इससे क्या हुआ कि वो जो 50% पेंशन थी वो भी नहीं मिली। अब 70 की बात छोड़ो, 50% ही नहीं मिली, और ना ही पैरामिलिट्री के अंदर सीधी एंट्री मिली। जबकि ये कोई मैं ये मानता हूं कि जो सेनाओं में नौकरी किए हुए हैं बहुत ही कम जाते हैं अर्धसैनिक बलों में। उनका मन नहीं करता कि नहीं यार बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सेनाओं में जो फैसिलिटी मिलती है वो भाई पैरामिलिट्री में कम मिलती है, तो नहीं जाते। एक ये आगे बात आपको इस समझ में दीवान सिंह या नहीं आई, क्योंकि आपको पढ़ाना और ऊँट को ट्रेन में बिठाना बराबर है। तो मैं आपके जरिए, और जो आपने जो सवाल पूछा है वो देश भर के पूर्व सैनिकों के पास में जाए, मैं उस चीज पे आ रहा हूं। तो आपको इतना समझ में आ गया कि 70% को क्यों खारिज किया गया और उसके बाद में क्या डिमांड आई। बस यही चीज थी एक्चुअली में। अब रह गई बात कि अगर 50% 6 पे कमीशन में लागू तो कर दी, अगर 50% 2006 से पहले वालों को मिल जाती, तो आप ये बताओ कि 2009 में 430 सर्कुलर क्यों आया? बताओ। जो मेन चीज है, देखो इसमें हमारी बहस भी होनी चाहिए, तो होनी भी चाहिए, क्योंकि बहस करने से हमेशा ज्ञान बढ़ता है। क्या पता कोई अच्छी चीज आप बता दो, पर मेरे को लगता नहीं कि जिस हिसाब से आपके जो अध्यक्ष हैं, जो गुरुचरण सिंह सिद्धू, उसके अनुसार मैंने पता आपकी बुद्धि का स्तर किस लेवल तक है। 2009 में 430 सर्कुलर क्यों आया? ऑफिसर मेमोरेंडम 2009 में आया, उससे किसको फायदा आया और तकरीबन 1800 करोड़ रुपया दिया, ये भी आप बताने की कष्ट करें। 501 सर्कुलर क्या कहता है, 502 सर्कुलर क्या कहता है, ये भी बताना। अगर 50% पेंशन 2009 में ही मान ली जाती है, 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में, क्योंकि उस समय तक कांग्रेस की सरकार थी, तो 2016 में 568 सर्कुलर क्यों निकलता? और 568 सर्कुलर कहता क्या है, किसके लिए कहता है? सिर्फ आप इन चीजों को खोल के बताएं, मेरा काम हो जाएगा। जो मैं पूछाना चाह रहा हूं, आप अगर इन सर्कुलरों के बारे में बता दोगे, तो वहां पर आप जो बताओगे और जो मैंने बताया है, फिर देखते हैं उनमें आप क्या अलग बताते हो या एक ही भाषा है, तो क्लियर हो गया। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, इसके लिए मैं आपको सलूट तो नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसे आदमी जो पूछेंगे तो बहुत बड़ी बात है। और सबका कमेटी ने तो बहुत कुछ किया है, और उसने उनकी होड़ करनी नायक हरपाल जी की तो नहीं है। 11-11 दिन की भूख हड़ताल और 3 भूख हड़ताल करी हैं उसने, और जिससे उनका स्वास्थ्य भी खराब है। वो आज एक रोटी नहीं खा सकते, अगर एक रोटी भी खाते हैं तो 5-6 बार उनको लेटरिन जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक इलाज बीमारी है, और वो हुई सारी भूख हड़ताल से शुरू, सारी की सारी।
और आपने कहा कि 1 साल का आंदोलन जो जंतर मंतर पे चलाया, आप अच्छी बात है चलाया। देखो उनमें हिम्मत थी, उन्होंने आंदोलन चलाया, और आप में हिम्मत थी 14 नवंबर 2022 से लगातार आज के दिन आप विरोधी के रूप में रहे और सामने के विरोधी रहे। इसलिए मैं आपको थोड़ी बहुत इज्जत देता हूं, क्योंकि आप पे आस्तीन के सांप नहीं निकले और आप एक दिन भी जंतर मंतर के धरने में नहीं आए। विरोधी आप बहुत अच्छे रहे और उसके कारण बहुत आगे तक भी बढ़े। आपने जो 40 लाख रुपए एक्स ग्रुप से लिए, क्या आप बता सकते हो? मैं बता सकता हूं कि 2017 से आप लोगों ने कितने कोर्ट केस के नाम से पैसा इकट्ठा किया। आज एक्स ग्रुप के छोड़ो, पूरे देश भर के सैनिक आपसे सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि वो 40 लाख रुपये गए कहाँ? उस 40 लाख रुपये का आप लोगों ने करा क्या? जब हमारे पूर्व नेवी के पूर्व सैनिकों ने पहले ही केस दाखिल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके साथ में पूर्व वायु सैनिक भी चले गए, तो आपको क्या जरूरत थी जाने के लिए जब 2 रीट पहले ही चली गई थी? सिर्फ एक पैसा इकट्ठा किया। मैंने तो बोला था कि आपको कोई पैसा ना दे, आपकी दुकानदारी बंद होगी तो कपिल को आप ये कहोगे, पर मैं वचन देता हूं जैसे भी मेरे पास में समय होगा आप लोगों के चेहरे में दिखाता रहूँगा पूर्व सैनिक समाज को। आगे क्या पता कोई आंदोलन ऐसा है जिससे मैं ना जुड़ पाऊँ, लोगों को सिर्फ मैं इस टेलीफोन पे ही दिखता रहूँ, इसके अलावा फिजिकली कभी मुलाकात ना हो, क्योंकि मेरा इतना ही समय था। 9 साल जो मैंने दिए वो मैंने अपनी ईमानदारी से दिए, अपने परिवार का समय दिया, किसी भाई का 1 रुपया आज तक जिंदगी में नहीं लिया, 1 रुपया अपनी जेब से लगाया, यहाँ तक किसी की चाय नहीं पी। और एक और चीज बताता हूं मैं आपको, आज तक मैं जिस भी पूर्व सैनिक परिवार के घर में पूछा हूं, तो मैं चाय पीने के बाद में वहां से उठते वक्त मैंने ये पूछा कि कोई बेटी है क्या अपने परिवार में, कोई बच्चे हैं? तो 500 रुपये से नीचे मैंने कभी दे के बाहर नहीं निकला। 500 रुपये का प्यार दे के तब मैं बाहर निकला, एक आशीर्वाद दे के। ये किसी से पूछ लेना, जिस परिवार में भी मैं गया हूँ 9 साल में, जहाँ भी मैंने चाय पी, ये मेरा फर्ज था कि हाँ हमारी कोई बेटी है, कोई बहन है, बच्चे हैं, 500 रुपये से नीचे नहीं दिया। और तुमने लोगों से 500 इकट्ठे करके तुमने अपने घर भरे। आज तक किसी का कोई नाम नहीं है। आपका फिर धन्यवाद करता हूं दीवान सिंह, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते रहा करो जिससे मैं भी जागरूक करता रहूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।